बहरहाल इस जनाजे को दफनाओ और इस लड़की को वापस छोड़ कर आओ। दाजी, वो अगर आप इजाजत दें तो इन्हें दफना दें। इनकी ख्वाहिश थी कि नामुमकिन, सवाल ही पैदा नहीं होता। ऐसे लोगों पर सुंदरगढ़ की खाक भी हराम है और जगह ना मिले तो सहरा में भेज दो, ताकि यहाँ के चीले और कौवे इसको नोच कर। इतनी नफरत मेरे बाबा से। उन्होंने तो कभी किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा, फिर आपका ऐसा क्या नुकसान कर दिया कि आपको उनकी। हम जिंदा लोगों से नफरतें निभाते हैं, ये तो अब मर चुका, अब हमारी नफरत भी इसके साथ दफन होगी। लेकिन क्यों? आज इतने अरसे के बाद मैं इस हवेली में आई हूँ और आते ही मुझे क्या खबर सुनने को मिल रही है? खुर्शीद ने ऐसा क्यों किया? यहाँ जो भी हुआ आप सबको पता है और सब जानते हैं इस बात को कि मेरे बदले में खुर्शीद को ब्याना था मेरे भाई के साथ। उस बेचारे का भी हाल सबने देखा। वो तो बेचारा उसका बस नहीं चल रहा था कि वो बाबा की लाश को और मुझे कुत्तों के आगे डाल दे। डॉक्टर, आप तैयारी करें, मैं मस्जिद से किसी मौलवी को लेके आता हूँ गुस्ल देने के लिए। बेटा, वो सरकार ने तो। मेरा एक दोस्त है साथ वाले गांव में, डॉक्टर है, वो कब्रिस्तान का इंतजाम कर देगा। ये मरने पर थोड़ी रोते हैं। मेरा बाप मरा होता तो ठीक है। फिर दूसरा प्यार जिंदगी में आने के बाद पहले प्यार के लिए जगह ही कम हो जाएगी। जिसे देखो वो अपने दुख की दास्तान लिए बैठा है। पर माँ तो माँ ही होती है बादशाह, और तुम पर सबसे ज्यादा हक मेरा है, इसलिए तुम्हें चाहिए। क्या करूं मैं, क्या कर सकता हूँ? हो गया अम्मा, मैं कितनी बार कह चुका हूँ मैं नहीं करना चाहता हूँ शादी। मुझसे ये उम्मीद मत रखें। तो फिर किससे उम्मीद रखूं? कि मेरी आंखें और मेरा दिल सिर्फ एक लड़की की तलाश में है, और अगर वो मुझे नहीं मिलेगी ना अम्मा तो मैं कुंवारा मर जाऊंगा। होश में आ बादशाह, एक राह चलती नाचने वाली हमारे खानदान की बहू बनेगी, ये हमारे जीते जी तो मुमकिन नहीं। लेकिन कह रहे थे कि उसका कोई पेशेंट मर गया था, उसका जनाजा लेकर आया था, फिर उसको दफनाने। हाल छोड़, ये बता किसका जनाजा लिए फिर रहा? वो एक मरीज था, दफना दिया है। तेरे अस्पताल में? ये तो किस तरीके से बात कर रहा है, चक्कर क्या है? ये मरीज कहीं तेरे हाथों से तो नहीं मारा गया? हम कौन? थोड़ा सब्र कर लें बादशाह, वो अभी मेरे साथ है, मैं बता दूंगा ना आपको। वो लड़की जिसके बाप का जनाजा वो सुबह यहाँ लाया था, उसी के साथ है डॉक्टर। इतनी जवान कैसे हो सकती है? क्योंकि वो अपने बेटे से सिर्फ 16 साल बड़ी है। वाकई अम्मा का सब्र जवाब दे गया। इतना बंजर सुंदरगढ़ की जमीन का कोई टुकड़ा नहीं। एक तरीका है मेरे पास। एक औरत खरीदी जाए, उससे बच्चा पैदा किया जाए और वो बच्चा साहब जान की गोद में डाल। बड़ी अम्मा बात को समझे। एक तो लड़की हमें छोटी उम्र की मिल जाएगी और दूसरा ये लोग गरीब हैं, पैसे के बदले में लड़की छोड़कर चले जाएंगे, और तीसरा लड़की हसीन है। चौथा जब हम इसको खरीद लेंगे तो छोटी सी 16 साल की लड़की अपनी माँ का दामन अपनी छोटी सी मुट्ठी में दबोचे। कितने साल की है? जी 15 सर्दियाँ गुजर गई। इसका मतलब है कि 16वां साल लगा है। इसे यहीं छोड़ जाओ। ऐसा नहीं कर, मैं आपके पाँव पड़ती हूँ। मेरा घर वाला तो नशा ही है, वो लड़की बेच देगा मेरी पैसे लेकर। ऐसा नहीं कर रहे, मैं खुदा को। जुलेखा, जहांदाद सरकार ने जब गुलाम की गर्दन कर अपनी तलवार रखी तो बादशाह ने ऐलान कर दिया कि अगर इस गुलाम का खून बहा तो सुंदरगढ़ की गद्दी पर कभी कोई वारिस नहीं बैठेगा। सुंदरगढ़ की हवेली इस वक्त एक जंग का मैदान बनी हुई है। जहांदाद सरकार ने पहले ही कह दिया था कि वो आशिक अली की लाश को कुत्तों के आगे डालने से भी गरेज नहीं करेंगे।
उनका तकब्बुर उन्हें ये मानने नहीं दे रहा था कि उनका अपना बेटा बाशा एक राह चलती नाचने वाली सुंदरी के खिलाफ खड़ा हो जाएगा। सुंदरी जो अपने बाप की कब्र पर मिट्टी डालने के लिए तड़प रही थी, उसने देख लिया कि इस हवेली में सिर्फ नफरत की फसलें उगती हैं। साहिब जान ने मुंशी के साथ मिलकर एक नया मंसूबा बनाया कि गुलाम को जहर दे दिया जाए, क्योंकि वो जानती थीं कि गुलाम ही वो असली वारिस है जिसे उन्होंने बरसों पहले लाजू से छीना था। गुलाम जो एक तबीब है, उसने साहिब जान की आंखों में मौत देख ली थी। उसने कहा कि आप मेरी शनाख्त मुझसे छीन सकती हैं, मगर मेरा नसीब नहीं। बादशाह ने जब ये सुना कि गुलाम दरअसल उसका सगा भाई है जिसे एक नौकर की तरह रखा गया, तो उसने जहांदाद सरकार को ललकारा। उसने कहा कि होश में आए बाबा, एक राह चलती नाचने वाली हमारे खानदान की बहू बनेगी। हवेली के अंधेरे दालानों में लाजो की चीखें बरसों से गूंज रही थीं, मगर आज उन चीखों में एक अजीब सी ताकत थी। उसने साहिब जान के सामने खड़े होकर कहा कि नसीबों वालों के हाथ ही माएं मरती हैं। सुंदरी ने देख लिया कि कैसे एक औरत की मौत पर दूसरी औरत मिठाई बांटती है। जहांदाद सरकार ने गुस्से में तलवार चलाई, मगर बादशाह ने वो वार अपने ऊपर ले लिया। पूरी हवेली में सन्नाटा छा गया। जहांदाद सरकार का तकब्बुर उनके अपने बेटे के खून में डूब गया। सुंदरी ने गुलाम का हाथ थामा और उसे इस मौत के मैदान से बाहर ले जाने का फैसला किया, मगर गुलाम ने इनकार कर दिया। उसने कहा कि वो इस हवेली का नया निजाम कायम करेगा, जहां गरीब की लाश को भी जगह मिलेगी। सुंदरगढ़ की खाक जो आशिक अली के लिए हराम थी, आज वहां जहांदाद सरकार का गुरूर दफन हो रहा है। मुंशी जो मौत के फरिश्ते से तालीम लेकर आया था, वो आज खुद मौत के डर से कांप रहा है। साहिब जान ने जब देखा कि उनका बेटा बादशाह उनकी अपनी जिद की वजह से मौत की आगोश में है, तो उन्होंने अपना सर दीवार से मार लिया। सुंदरगढ़ में अब वो राज खुल चुका है जो 16 साल से दफन था। सिंदरी ने जब पूछा कि क्यों भेजा आपने यहाँ, तो उसे समझ आ गई कि उसे इस हवेली की तारीख बदलने के लिए आना था। बादशाह का खून सहन में बह रहा था और जहांदाद सरकार गुमसुम खड़े थे। गुलाम ने फौरन अपने तबीब होने का फर्ज निभाया और बादशाह के जख्म पर पट्टी बांधने लगा। वो चिल्लाया, अस्पताल, शिफा खाना ले जाना होगा, मगर जहांदाद ने कहा कि कोई सिपाही हवेली में दाखिल नहीं होगा। सुंदरी ने जहांदाद सरकार से पूछा, आप इतनी परवाह सबकी करते हैं या मुझसे कोई हमदर्दी है? जहांदाद ने कोई जवाब नहीं दिया। साहिब जान ने मुंशी से कहा कि तमाम सबूत मिटा दो, मगर मुंशी ने साहिब जान को ही धोखा दे दिया और हवेली के असरार शहर के काजी को बता दिए। लाजो ने गुलाम को सीने से लगा लिया और रोने लगी। खुर्शीद ने कमरे की खिड़की से देखा और कहा कि इंसान की दुनिया कितनी जल्दी बदल जाती है। सुंदरी ने ऐलान किया कि वो बादशाह की जिंदगी के लिए दुआ करेगी, मगर जहांदाद सरकार को कभी माफ नहीं करेगी। हवेली में दाखिल होने वाला हर शख्स आज खौफजदा था। जहांदाद सरकार ने जब देखा कि उनका बेटा मरने वाला है, तो उन्होंने आशिक अली की कब्र के लिए सुंदरगढ़ की जमीन का सबसे बेहतरीन टुकड़ा दे दिया, मगर अब बहुत देर हो चुकी थी। सुंदरी ने कहा कि मेरे बाबा की लाश का लिहाज नहीं था आपको, अब अपने बेटे की लाश का मातम करें। सुंदरगढ़ की तारीख का ये सबसे काला दिन था, जिसने हर रिश्ते का एहतराम खत्म कर दिया। जहांदाद सरकार ने जब गुलाम की गर्दन कर अपनी तलवार रखी, तो बादशाह ने ऐलान कर दिया कि अगर इस गुलाम का खून बहा तो सुंदरगढ़ की गद्दी पर कभी कोई वारिस नहीं बैठेगा। सुंदरगढ़ की हवेली इस वक्त एक जंग का मैदान बनी हुई है। जहांदाद सरकार ने पहले ही कह दिया था कि वो आशिक अली की लाश को कुत्तों के आगे डालने से भी गरेज नहीं करेंगे। उनका तकब्बुर उन्हें ये मानने नहीं दे रहा था कि उनका अपना बेटा बादशाह एक राह चलती नाचने वाली सुंदरी के खिलाफ खड़ा हो जाएगा। सुंदरी जो अपने बाप की कब्र पर मिट्टी डालने के लिए तड़प रही थी, उसने देख लिया कि इस हवेली में सिर्फ नफरत की फसलें उगती हैं।
साहिब जान ने मुंशी के साथ मिलकर एक नया मंसूबा बनाया कि गुलाम को जहर दे दिया जाए, क्योंकि वो जानती थीं कि गुलाम ही वो असली वारिस है जिसे उन्होंने बरसों पहले लाजू से छीना था। गुलाम जो एक तबीब है, उसने साहिब जान की आंखों में मौत देख ली थी। उसने कहा कि आप मेरी शनाख्त मुझसे छीन सकती हैं, मगर मेरा नसीब नहीं। बादशाह ने जब ये सुना कि गुलाम दरअसल उसका सगा भाई है जिसे एक नौकर की तरह रखा गया, तो उसने जहांदाद सरकार को ललकारा। उसने कहा कि होश में आए बाबा, एक राह चलती नाचने वाली हमारे खानदान की बहू बनेगी। हवेली के अंधेरे दालानों में लाजो की चीखें बरसों से गूंज रही थीं, मगर आज उन चीखों में एक अजीब सी ताकत थी। उसने साहिब जान के सामने खड़े होकर कहा कि नसीबों वालों के हाथ ही माएं मरती हैं। सुंदरी ने देख लिया कि कैसे एक औरत की मौत पर दूसरी औरत मिठाई बांटती है। जहांदाद सरकार ने गुस्से में तलवार चलाई, मगर बादशाह ने वो वार अपने ऊपर ले लिया। पूरी हवेली में सन्नाटा छा गया। जहांदाद सरकार का तकब्बुर उनके अपने बेटे के खून में डूब गया। सुंदरी ने गुलाम का हाथ थामा और उसे इस मौत के मैदान से बाहर ले जाने का फैसला किया, मगर गुलाम ने इनकार कर दिया। उसने कहा कि वो इस हवेली का नया निजाम कायम करेगा, जहां गरीब की लाश को भी जगह मिलेगी। सुंदरगढ़ की खाक जो आशिक अली के लिए हराम थी, आज वहां जहांदाद सरकार का गुरूर दफन हो रहा है। मुंशी जो मौत के फरिश्ते से तालीम लेकर आया था, वो आज खुद मौत के डर से कांप रहा है। साहिब जान ने जब देखा कि उनका बेटा बादशाह उनकी अपनी जिद की वजह से मौत की आगोश में है, तो उन्होंने अपना सर दीवार से मार लिया। सुंदरगढ़ में अब वो राज खुल चुका है जो 16 साल से दफन था। सिंदरी ने जब पूछा कि क्यों भेजा आपने यहाँ, तो उसे समझ आ गई कि उसे इस हवेली की तारीख बदलने के लिए आना था। बादशाह का खून सहन में बह रहा था और जहांदाद सरकार गुमसुम खड़े थे। गुलाम ने फौरन अपने तबीब होने का फर्ज निभाया और बादशाह के जख्म पर पट्टी बांधने लगा। वो चिल्लाया, अस्पताल, शिफा खाना ले जाना होगा, मगर जहांदाद ने कहा कि कोई सिपाही हवेली में दाखिल नहीं होगा। सुंदरी ने जहांदाद सरकार से पूछा, आप इतनी परवाह सबकी करते हैं या मुझसे कोई हमदर्दी है? जहांदाद ने कोई जवाब नहीं दिया। साहिब जान ने मुंशी से कहा कि तमाम सबूत मिटा दो, मगर मुंशी ने साहिब जान को ही धोखा दे दिया और हवेली के असरार शहर के काजी को बता दिए। लाजो ने गुलाम को सीने से लगा लिया और रोने लगी। खुर्शीद ने कमरे की खिड़की से देखा और कहा कि इंसान की दुनिया कितनी जल्दी बदल जाती है। सुंदरी ने ऐलान किया कि वो बादशाह की जिंदगी के लिए दुआ करेगी, मगर जहांदाद सरकार को कभी माफ नहीं करेगी। हवेली में दाखिल होने वाला हर शख्स आज खौफजदा था। जहांदाद सरकार ने जब देखा कि उनका बेटा मरने वाला है, तो उन्होंने आशिक अली की कब्र के लिए सुंदरगढ़ की जमीन का सबसे बेहतरीन टुकड़ा दे दिया, मगर अब बहुत देर हो चुकी थी। सुंदरी ने कहा कि मेरे बाबा की लाश का लिहाज नहीं था आपको, अब अपने बेटे की लाश का मातम करें। सुंदरगढ़ की तारीख का ये सबसे काला दिन था, जिसने हर रिश्ते का एहतराम खत्म कर दिया। जहांदाद सरकार ने जब गुलाम की गर्दन कर अपनी तलवार रखी, तो बादशाह ने ऐलान कर दिया कि अगर इस गुलाम का खून बहा तो सुंदरगढ़ की गद्दी पर कभी कोई वारिस नहीं बैठेगा। सुंदरगढ़ की हवेली इस वक्त एक जंग का मैदान बनी हुई है। जहांदाद सरकार ने पहले ही कह दिया था कि वो आशिक अली की लाश को कुत्तों के आगे डालने से भी गरेज नहीं करेंगे। उनका तकब्बुर उन्हें ये मानने नहीं दे रहा था कि उनका अपना बेटा बादशाह एक राह चलती नाचने वाली सुंदरी के खिलाफ खड़ा हो जाएगा। सुंदरी जो अपने बाप की कब्र पर मिट्टी डालने के लिए तड़प रही थी, उसने देख लिया कि इस हवेली में सिर्फ नफरत की फसलें उगती हैं। साहिब जान ने मुंशी के साथ मिलकर एक नया मंसूबा बनाया कि गुलाम को जहर दे दिया जाए, क्योंकि वो जानती थीं कि गुलाम ही वो असली वारिस है जिसे उन्होंने बरसों पहले लाजू से छीना था। गुलाम जो एक तबीब है, उसने साहिब जान की आंखों में मौत देख ली थी।
उसने कहा कि आप मेरी शनाख्त मुझसे छीन सकती हैं, मगर मेरा नसीब नहीं। बादशाह ने जब ये सुना कि गुलाम दरअसल उसका सगा भाई है जिसे एक नौकर की तरह रखा गया, तो उसने जहांदाद सरकार को ललकारा। उसने कहा कि होश में आए बाबा, एक राह चलती नाचने वाली हमारे खानदान की बहू बनेगी। हवेली के अंधेरे दालानों में लाजो की चीखें बरसों से गूंज रही थीं, मगर आज उन चीखों में एक अजीब सी ताकत थी। उसने साहिब जान के सामने खड़े होकर कहा कि नसीबों वालों के हाथ ही माएं मरती हैं। सुंदरी ने देख लिया कि कैसे एक औरत की मौत पर दूसरी औरत मिठाई बांटती है। जहांदाद सरकार ने गुस्से में तलवार चलाई, मगर बादशाह ने वो वार अपने ऊपर ले लिया। पूरी हवेली में सन्नाटा छा गया। जहांदाद सरकार का तकब्बुर उनके अपने बेटे के खून में डूब गया। सुंदरी ने गुलाम का हाथ थामा और उसे इस मौत के मैदान से बाहर ले जाने का फैसला किया, मगर गुलाम ने इनकार कर दिया। उसने कहा कि वो इस हवेली का नया निजाम कायम करेगा, जहां गरीब की लाश को भी जगह मिलेगी। सुंदरगढ़ की खाक जो आशिक अली के लिए हराम थी, आज वहां जहांदाद सरकार का गुरूर दफन हो रहा है। मुंशी जो मौत के फरिश्ते से तालीम लेकर आया था, वो आज खुद मौत के डर से कांप रहा है। साहिब जान ने जब देखा कि उनका बेटा बादशाह उनकी अपनी जिद की वजह से मौत की आगोश में है, तो उन्होंने अपना सर दीवार से मार लिया। सुंदरगढ़ में अब वो राज खुल चुका है जो 16 साल से दफन था। सिंदरी ने जब पूछा कि क्यों भेजा आपने यहाँ, तो उसे समझ आ गई कि उसे इस हवेली की तारीख बदलने के लिए आना था। बादशाह का खून सहन में बह रहा था और जहांदाद सरकार गुमसुम खड़े थे। गुलाम ने फौरन अपने तबीब होने का फर्ज निभाया और बादशाह के जख्म पर पट्टी बांधने लगा। वो चिल्लाया, अस्पताल, शिफा खाना ले जाना होगा, मगर जहांदाद ने कहा कि कोई सिपाही हवेली में दाखिल नहीं होगा। सुंदरी ने जहांदाद सरकार से पूछा, आप इतनी परवाह सबकी करते हैं या मुझसे कोई हमदर्दी है? जहांदाद ने कोई जवाब नहीं दिया। साहिब जान ने मुंशी से कहा कि तमाम सबूत मिटा दो, मगर मुंशी ने साहिब जान को ही धोखा दे दिया और हवेली के असरार शहर के काजी को बता दिए। लाजो ने गुलाम को सीने से लगा लिया और रोने लगी। खुर्शीद ने कमरे की खिड़की से देखा और कहा कि इंसान की दुनिया कितनी जल्दी बदल जाती है। सुंदरी ने ऐलान किया कि वो बादशाह की जिंदगी के लिए दुआ करेगी, मगर जहांदाद सरकार को कभी माफ नहीं करेगी। हवेली में दाखिल होने वाला हर शख्स आज खौफजदा था। जहांदाद सरकार ने जब देखा कि उनका बेटा मरने वाला है, तो उन्होंने आशिक अली की कब्र के लिए सुंदरगढ़ की जमीन का सबसे बेहतरीन टुकड़ा दे दिया, मगर अब बहुत देर हो चुकी थी। सुंदरी ने कहा कि मेरे बाबा की लाश का लिहाज नहीं था आपको, अब अपने बेटे की लाश का मातम करें। सुंदरगढ़ की तारीख का ये सबसे काला दिन था, जिसने हर रिश्ते का एहतराम खत्म कर दिया। जहांदाद सरकार ने जब गुलाम की गर्दन कर अपनी तलवार रखी, तो बादशाह ने ऐलान कर दिया कि अगर इस गुलाम का खून बहा तो सुंदरगढ़ की गद्दी पर कभी कोई वारिस नहीं बैठेगा। सुंदरगढ़ की हवेली इस वक्त एक जंग का मैदान बनी हुई है। जहांदाद सरकार ने पहले ही कह दिया था कि वो आशिक अली की लाश को कुत्तों के आगे डालने से भी गरेज नहीं करेंगे। उनका तकब्बुर उन्हें ये मानने नहीं दे रहा था कि उनका अपना बेटा बादशाह एक राह चलती नाचने वाली सुंदरी के खिलाफ खड़ा हो जाएगा। सुंदरी जो अपने बाप की कब्र पर मिट्टी डालने के लिए तड़प रही थी, उसने देख लिया कि इस हवेली में सिर्फ नफरत की फसलें उगती हैं। साहिब जान ने मुंशी के साथ मिलकर एक नया मंसूबा बनाया कि गुलाम को जहर दे दिया जाए, क्योंकि वो जानती थीं कि गुलाम ही वो असली वारिस है जिसे उन्होंने बरसों पहले लाजू से छीना था। गुलाम जो एक तबीब है, उसने साहिब जान की आंखों में मौत देख ली थी। उसने कहा कि आप मेरी शनाख्त मुझसे छीन सकती हैं, मगर मेरा नसीब नहीं। बादशाह ने जब ये सुना कि गुलाम दरअसल उसका सगा भाई है जिसे एक नौकर की तरह रखा गया, तो उसने जहांदाद सरकार को ललकारा।
उसने कहा कि होश में आए बाबा, एक राह चलती नाचने वाली हमारे खानदान की बहू बनेगी। हवेली के अंधेरे दालानों में लाजो की चीखें बरसों से गूंज रही थीं, मगर आज उन चीखों में एक अजीब सी ताकत थी। उसने साहिब जान के सामने खड़े होकर कहा कि नसीबों वालों के हाथ ही माएं मरती हैं। सुंदरी ने देख लिया कि कैसे एक औरत की मौत पर दूसरी औरत मिठाई बांटती है। जहांदाद सरकार ने गुस्से में तलवार चलाई, मगर बादशाह ने वो वार अपने ऊपर ले लिया। पूरी हवेली में सन्नाटा छा गया। जहांदाद सरकार का तकब्बुर उनके अपने बेटे के खून में डूब गया। सुंदरी ने गुलाम का हाथ थामा और उसे इस मौत के मैदान से बाहर ले जाने का फैसला किया, मगर गुलाम ने इनकार कर दिया। उसने कहा कि वो इस हवेली का नया निजाम कायम करेगा, जहां गरीब की लाश को भी जगह मिलेगी। सुंदरगढ़ की खाक जो आशिक अली के लिए हराम थी, आज वहां जहांदाद सरकार का गुरूर दफन हो रहा है। मुंशी जो मौत के फरिश्ते से तालीम लेकर आया था, वो आज खुद मौत के डर से कांप रहा है। साहिब जान ने जब देखा कि उनका बेटा बादशाह उनकी अपनी जिद की वजह से मौत की आगोश में है, तो उन्होंने अपना सर दीवार से मार लिया। सुंदरगढ़ में अब वो राज खुल चुका है जो 16 साल से दफन था। सिंदरी ने जब पूछा कि क्यों भेजा आपने यहाँ, तो उसे समझ आ गई कि उसे इस हवेली की तारीख बदलने के लिए आना था। बादशाह का खून सहन में बह रहा था और जहांदाद सरकार गुमसुम खड़े थे। गुलाम ने फौरन अपने तबीब होने का फर्ज निभाया और बादशाह के जख्म पर पट्टी बांधने लगा। वो चिल्लाया, अस्पताल, शिफा खाना ले जाना होगा, मगर जहांदाद ने कहा कि कोई सिपाही हवेली में दाखिल नहीं होगा। सुंदरी ने जहांदाद सरकार से पूछा, आप इतनी परवाह सबकी करते हैं या मुझसे कोई हमदर्दी है? जहांदाद ने कोई जवाब नहीं दिया। साहिब जान ने मुंशी से कहा कि तमाम सबूत मिटा दो, मगर मुंशी ने साहिब जान को ही धोखा दे दिया और हवेली के असरार शहर के काजी को बता दिए। लाजो ने गुलाम को सीने से लगा लिया और रोने लगी। खुर्शीद ने कमरे की खिड़की से देखा और कहा कि इंसान की दुनिया कितनी जल्दी बदल जाती है। सुंदरी ने ऐलान किया कि वो बादशाह की जिंदगी के लिए दुआ करेगी, मगर जहांदाद सरकार को कभी माफ नहीं करेगी। हवेली में दाखिल होने वाला हर शख्स आज खौफजदा था। जहांदाद सरकार ने जब देखा कि उनका बेटा मरने वाला है, तो उन्होंने आशिक अली की कब्र के लिए सुंदरगढ़ की जमीन का सबसे बेहतरीन टुकड़ा दे दिया, मगर अब बहुत देर हो चुकी थी। सुंदरी ने कहा कि मेरे बाबा की लाश का लिहाज नहीं था आपको, अब अपने बेटे की लाश का मातम करें। सुंदरगढ़ की तारीख का ये सबसे काला दिन था, जिसने हर रिश्ते का एहतराम खत्म कर दिया। जहांदाद सरकार ने जब गुलाम की गर्दन कर अपनी तलवार रखी, तो बादशाह ने ऐलान कर दिया कि अगर इस गुलाम का खून बहा तो सुंदरगढ़ की गद्दी पर कभी कोई वारिस नहीं बैठेगा। सुंदरगढ़ की हवेली इस वक्त एक जंग का मैदान बनी हुई है। जहांदाद सरकार ने पहले ही कह दिया था कि वो आशिक अली की लाश को कुत्तों के आगे डालने से भी गरेज नहीं करेंगे। उनका तकब्बुर उन्हें ये मानने नहीं दे रहा था कि उनका अपना बेटा बादशाह एक राह चलती नाचने वाली सुंदरी के खिलाफ खड़ा हो जाएगा। सुंदरी जो अपने बाप की कब्र पर मिट्टी डालने के लिए तड़प रही थी, उसने देख लिया कि इस हवेली में सिर्फ नफरत की फसलें उगती हैं। साहिब जान ने मुंशी के साथ मिलकर एक नया मंसूबा बनाया कि गुलाम को जहर दे दिया जाए, क्योंकि वो जानती थीं कि गुलाम ही वो असली वारिस है जिसे उन्होंने बरसों पहले लाजू से छीना था। गुलाम जो एक तबीब है, उसने साहिब जान की आंखों में मौत देख ली थी। उसने कहा कि आप मेरी शनाख्त मुझसे छीन सकती हैं, मगर मेरा नसीब नहीं। बादशाह ने जब ये सुना कि गुलाम दरअसल उसका सगा भाई है जिसे एक नौकर की तरह रखा गया, तो उसने जहांदाद सरकार को ललकारा। उसने कहा कि होश में आए बाबा, एक राह चलती नाचने वाली हमारे खानदान की बहू बनेगी। हवेली के अंधेरे दालानों में लाजो की चीखें बरसों से गूंज रही थीं, मगर आज उन चीखों में एक अजीब सी ताकत थी।
उसने साहिब जान के सामने खड़े होकर कहा कि नसीबों वालों के हाथ ही माएं मरती हैं। सुंदरी ने देख लिया कि कैसे एक औरत की मौत पर दूसरी औरत मिठाई बांटती है। जहांदाद सरकार ने गुस्से में तलवार चलाई, मगर बादशाह ने वो वार अपने ऊपर ले लिया। पूरी हवेली में सन्नाटा छा गया। जहांदाद सरकार का तकब्बुर उनके अपने बेटे के खून में डूब गया। सुंदरी ने गुलाम का हाथ थामा और उसे इस मौत के मैदान से बाहर ले जाने का फैसला किया, मगर गुलाम ने इनकार कर दिया। उसने कहा कि वो इस हवेली का नया निजाम कायम करेगा, जहां गरीब की लाश को भी जगह मिलेगी। सुंदरगढ़ की खाक जो आशिक अली के लिए हराम थी, आज वहां जहांदाद सरकार का गुरूर दफन हो रहा है। मुंशी जो मौत के फरिश्ते से तालीम लेकर आया था, वो आज खुद मौत के डर से कांप रहा है। साहिब जान ने जब देखा कि उनका बेटा बादशाह उनकी अपनी जिद की वजह से मौत की आगोश में है, तो उन्होंने अपना सर दीवार से मार लिया। सुंदरगढ़ में अब वो राज खुल चुका है जो 16 साल से दफन था। सिंदरी ने जब पूछा कि क्यों भेजा आपने यहाँ, तो उसे समझ आ गई कि उसे इस हवेली की तारीख बदलने के लिए आना था। बादशाह का खून सहन में बह रहा था और जहांदाद सरकार गुमसुम खड़े थे। गुलाम ने फौरन अपने तबीब होने का फर्ज निभाया और बादशाह के जख्म पर पट्टी बांधने लगा। वो चिल्लाया, अस्पताल, शिफा खाना ले जाना होगा, मगर जहांदाद ने कहा कि कोई सिपाही हवेली में दाखिल नहीं होगा। सुंदरी ने जहांदाद सरकार से पूछा, आप इतनी परवाह सबकी करते हैं या मुझसे कोई हमदर्दी है? जहांदाद ने कोई जवाब नहीं दिया। साहिब जान ने मुंशी से कहा कि तमाम सबूत मिटा दो, मगर मुंशी ने साहिब जान को ही धोखा दे दिया और हवेली के असरार शहर के काजी को बता दिए। लाजो ने गुलाम को सीने से लगा लिया और रोने लगी। खुर्शीद ने कमरे की खिड़की से देखा और कहा कि इंसान की दुनिया कितनी जल्दी बदल जाती है। सुंदरी ने ऐलान किया कि वो बादशाह की जिंदगी के लिए दुआ करेगी, मगर जहांदाद सरकार को कभी माफ नहीं करेगी। हवेली में दाखिल होने वाला हर शख्स आज खौफजदा था। जहांदाद सरकार ने जब देखा कि उनका बेटा मरने वाला है, तो उन्होंने आशिक अली की कब्र के लिए सुंदरगढ़ की जमीन का सबसे बेहतरीन टुकड़ा दे दिया, मगर अब बहुत देर हो चुकी थी। सुंदरी ने कहा कि मेरे बाबा की लाश का लिहाज नहीं था आपको, अब अपने बेटे की लाश का मातम करें। सुंदरगढ़ की तारीख का ये सबसे काला दिन था, जिसने हर रिश्ते का एहतराम खत्म कर दिया। जहांदाद सरकार ने जब गुलाम की गर्दन कर अपनी तलवार रखी, तो बादशाह ने ऐलान कर दिया कि अगर इस गुलाम का खून बहा तो सुंदरगढ़ की गद्दी पर कभी कोई वारिस नहीं बैठेगा। सुंदरगढ़ की हवेली इस वक्त एक जंग का मैदान बनी हुई है। जहांदाद सरकार ने पहले ही कह दिया था कि वो आशिक अली की लाश को कुत्तों के आगे डालने से भी गरेज नहीं करेंगे। उनका तकब्बुर उन्हें ये मानने नहीं दे रहा था कि उनका अपना बेटा बादशाह एक राह चलती नाचने वाली सुंदरी के खिलाफ खड़ा हो जाएगा। सुंदरी जो अपने बाप की कब्र पर मिट्टी डालने के लिए तड़प रही थी, उसने देख लिया कि इस हवेली में सिर्फ नफरत की फसलें उगती हैं। साहिब जान ने मुंशी के साथ मिलकर एक नया मंसूबा बनाया कि गुलाम को जहर दे दिया जाए, क्योंकि वो जानती थीं कि गुलाम ही वो असली वारिस है जिसे उन्होंने बरसों पहले लाजू से छीना था। गुलाम जो एक तबीब है, उसने साहिब जान की आंखों में मौत देख ली थी। उसने कहा कि आप मेरी शनाख्त मुझसे छीन सकती हैं, मगर मेरा नसीब नहीं। बादशाह ने जब ये सुना कि गुलाम दरअसल उसका सगा भाई है जिसे एक नौकर की तरह रखा गया, तो उसने जहांदाद सरकार को ललकारा। उसने कहा कि होश में आए बाबा, एक राह चलती नाचने वाली हमारे खानदान की बहू बनेगी। हवेली के अंधेरे दालानों में लाजो की चीखें बरसों से गूंज रही थीं, मगर आज उन चीखों में एक अजीब सी ताकत थी। उसने साहिब जान के सामने खड़े होकर कहा कि नसीबों वालों के हाथ ही माएं मरती हैं। सुंदरी ने देख लिया कि कैसे एक औरत की मौत पर दूसरी औरत मिठाई बांटती है। जहांदाद सरकार ने गुस्से में तलवार चलाई, मगर बादशाह ने वो वार अपने ऊपर ले लिया।
पूरी हवेली में सन्नाटा छा गया। जहांदाद सरकार का तकब्बुर उनके अपने बेटे के खून में डूब गया। सुंदरी ने गुलाम का हाथ थामा और उसे इस मौत के मैदान से बाहर ले जाने का फैसला किया, मगर गुलाम ने इनकार कर दिया। उसने कहा कि वो इस हवेली का नया निजाम कायम करेगा, जहां गरीब की लाश को भी जगह मिलेगी। सुंदरगढ़ की खाक जो आशिक अली के लिए हराम थी, आज वहां जहांदाद सरकार का गुरूर दफन हो रहा है। मुंशी जो मौत के फरिश्ते से तालीम लेकर आया था, वो आज खुद मौत के डर से कांप रहा है। साहिब जान ने जब देखा कि उनका बेटा बादशाह उनकी अपनी जिद की वजह से मौत की आगोश में है, तो उन्होंने अपना सर दीवार से मार लिया। सुंदरगढ़ में अब वो राज खुल चुका है जो 16 साल से दफन था। सिंदरी ने जब पूछा कि क्यों भेजा आपने यहाँ, तो उसे समझ आ गई कि उसे इस हवेली की तारीख बदलने के लिए आना था। बादशाह का खून सहन में बह रहा था और जहांदाद सरकार गुमसुम खड़े थे। गुलाम ने फौरन अपने तबीब होने का फर्ज निभाया और बादशाह के जख्म पर पट्टी बांधने लगा। वो चिल्लाया, अस्पताल, शिफा खाना ले जाना होगा, मगर जहांदाद ने कहा कि कोई सिपाही हवेली में दाखिल नहीं होगा। सुंदरी ने जहांदाद सरकार से पूछा, आप इतनी परवाह सबकी करते हैं या मुझसे कोई हमदर्दी है? जहांदाद ने कोई जवाब नहीं दिया। साहिब जान ने मुंशी से कहा कि तमाम सबूत मिटा दो, मगर मुंशी ने साहिब जान को ही धोखा दे दिया और हवेली के असरार शहर के काजी को बता दिए। लाजो ने गुलाम को सीने से लगा लिया और रोने लगी। खुर्शीद ने कमरे की खिड़की से देखा और कहा कि इंसान की दुनिया कितनी जल्दी बदल जाती है। सुंदरी ने ऐलान किया कि वो बादशाह की जिंदगी के लिए दुआ करेगी, मगर जहांदाद सरकार को कभी माफ नहीं करेगी। हवेली में दाखिल होने वाला हर शख्स आज खौफजदा था। जहांदाद सरकार ने जब देखा कि उनका बेटा मरने वाला है, तो उन्होंने आशिक अली की कब्र के लिए सुंदरगढ़ की जमीन का सबसे बेहतरीन टुकड़ा दे दिया, मगर अब बहुत देर हो चुकी थी। सुंदरी ने कहा कि मेरे बाबा की लाश का लिहाज नहीं था आपको, अब अपने बेटे की लाश का मातम करें। सुंदरगढ़ की तारीख का ये सबसे काला दिन था, जिसने हर रिश्ते का एहतराम खत्म कर दिया। जहांदाद सरकार ने जब गुलाम की गर्दन कर अपनी तलवार रखी, तो बादशाह ने ऐलान कर दिया कि अगर इस गुलाम का खून बहा तो सुंदरगढ़ की गद्दी पर कभी कोई वारिस नहीं बैठेगा। सुंदरगढ़ की हवेली इस वक्त एक जंग का मैदान बनी हुई है। जहांदाद सरकार ने पहले ही कह दिया था कि वो आशिक अली की लाश को कुत्तों के आगे डालने से भी गरेज नहीं करेंगे। उनका तकब्बुर उन्हें ये मानने नहीं दे रहा था कि उनका अपना बेटा बादशाह एक राह चलती नाचने वाली सुंदरी के खिलाफ खड़ा हो जाएगा। सुंदरी जो अपने बाप की कब्र पर मिट्टी डालने के लिए तड़प रही थी, उसने देख लिया कि इस हवेली में सिर्फ नफरत की फसलें उगती हैं। साहिब जान ने मुंशी के साथ मिलकर एक नया मंसूबा बनाया कि गुलाम को जहर दे दिया जाए, क्योंकि वो जानती थीं कि गुलाम ही वो असली वारिस है जिसे उन्होंने बरसों पहले लाजू से छीना था। गुलाम जो एक तबीब है, उसने साहिब जान की आंखों में मौत देख ली थी। उसने कहा कि आप मेरी शनाख्त मुझसे छीन सकती हैं, मगर मेरा नसीब नहीं। बादशाह ने जब ये सुना कि गुलाम दरअसल उसका सगा भाई है जिसे एक नौकर की तरह रखा गया, तो उसने जहांदाद सरकार को ललकारा। उसने कहा कि होश में आए बाबा, एक राह चलती नाचने वाली हमारे खानदान की बहू बनेगी। हवेली के अंधेरे दालानों में लाजो की चीखें बरसों से गूंज रही थीं, मगर आज उन चीखों में एक अजीब सी ताकत थी। उसने साहिब जान के सामने खड़े होकर कहा कि नसीबों वालों के हाथ ही माएं मरती हैं। सुंदरी ने देख लिया कि कैसे एक औरत की मौत पर दूसरी औरत मिठाई बांटती है। जहांदाद सरकार ने गुस्से में तलवार चलाई, मगर बादशाह ने वो वार अपने ऊपर ले लिया। पूरी हवेली में सन्नाटा छा गया। जहांदाद सरकार का तकब्बुर उनके अपने बेटे के खून में डूब गया। सुंदरी ने गुलाम का हाथ थामा और उसे इस मौत के मैदान से बाहर ले जाने का फैसला किया, मगर गुलाम ने इनकार कर दिया।
उसने कहा कि वो इस हवेली का नया निजाम कायम करेगा, जहां गरीब की लाश को भी जगह मिलेगी। सुंदरगढ़ की खाक जो आशिक अली के लिए हराम थी, आज वहां जहांदाद सरकार का गुरूर दफन हो रहा है। मुंशी जो मौत के फरिश्ते से तालीम लेकर आया था, वो आज खुद मौत के डर से कांप रहा है। साहिब जान ने जब देखा कि उनका बेटा बादशाह उनकी अपनी जिद की वजह से मौत की आगोश में है, तो उन्होंने अपना सर दीवार से मार लिया। सुंदरगढ़ में अब वो राज खुल चुका है जो 16 साल से दफन था। सिंदरी ने जब पूछा कि क्यों भेजा आपने यहाँ, तो उसे समझ आ गई कि उसे इस हवेली की तारीख बदलने के लिए आना था। बादशाह का खून सहन में बह रहा था और जहांदाद सरकार गुमसुम खड़े थे। गुलाम ने फौरन अपने तबीब होने का फर्ज निभाया और बादशाह के जख्म पर पट्टी बांधने लगा। वो चिल्लाया, अस्पताल, शिफा खाना ले जाना होगा। मगर जहांदाद ने कहा कि कोई सिपाही हवेली में दाखिल नहीं होगा। सुंदरी ने जहांदाद सरकार से पूछा, आप इतनी परवाह सबकी करते हैं या मुझसे कोई हमदर्दी है? जहांदाद ने कोई जवाब नहीं दिया। साहिब जान ने मुंशी से कहा कि तमाम सबूत मिटा दो, मगर मुंशी ने साहिब जान को ही धोखा दे दिया और हवेली के असरार शहर के काजी को बता दिए। लाजो ने गुलाम को सीने से लगा लिया और रोने लगी। खुर्शीद ने कमरे की खिड़की से देखा और कहा कि इंसान की दुनिया कितनी जल्दी बदल जाती है। सुंदरी ने ऐलान किया कि वो बादशाह की जिंदगी के लिए दुआ करेगी, मगर जहांदाद सरकार को कभी माफ नहीं करेगी। हवेली में दाखिल होने वाला हर शख्स आज खौफजदा था। जहांदाद सरकार ने जब देखा कि उनका बेटा मरने वाला है, तो उन्होंने आशिक अली की कब्र के लिए सुंदरगढ़ की जमीन का सबसे बेहतरीन टुकड़ा दे दिया। मगर अब बहुत देर हो चुकी थी। सुंदरी ने कहा कि मेरे बाबा की लाश का लिहाज नहीं था आपको, अब अपने बेटे की लाश का मातम करें। सुंदरगढ़ की तारीख का ये सबसे काला दिन था, जिसने हर रिश्ते का एहतराम खत्म कर दिया।